हाय हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, क्या मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है आपको? क्या आप मेरे को देख पा रहे हैं? यस। सो वेलकम एवरीवन टू दिस सेशन। होप यू आर एबल टू हियर मी, होप यू आर एबल टू सी मी। मैं सारे बच्चों का, सारे पेरेंट्स का स्वागत करता हूँ इस सेशन में। तो हम 2 मिनट और वेट करेंगे लोगों के ज्वाइन करने का और फिर हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम रोहित कक्कड़ है। मैंने 2011 में जेईई एडवांस क्लियर किया था विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 1299। और उसके बाद मैं आईआईटी कानपुर गया। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी कानपुर विद बीटेक एमटेक डुअल डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग। फिर 2016 में मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया विद सिटी बैंक इन बैंगलोर। एंड देन 2.5 साल मैंने जॉब किया सिटी बैंक में। एंड देन फिर मैंने अपना जॉब छोड़ के खुद का एक अपना स्टार्टअप किया विच इज़ अबाउट जेईई नीट मेंटरशिप। तो मेरी जो कंपनी है माइंडलैरिटी, वी प्रोवाइड मेंटरशिप टू जेईई नीट एस्पिरेंट्स। तो होता क्या है कि हम पढ़ाई तो करते हैं, बच्चे हर कोई पढ़ाई करता है, हर कोई आईआईटी में जाना चाहता है, हर कोई अपना ड्रीम कॉलेज में जाना चाहता है। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या मोटिवेशन नहीं है, या डिसिप्लिन नहीं है, या गोल्स नहीं बना पा रहे हैं, या कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं। तो उस पे मेरी कंपनी आपको हेल्प करती है। ठीक है। हम 2 मिनट और वेट करेंगे लोग के ज्वाइन करने का। और जब तक जिन लोगों ने अपना क्लास नहीं लिखा है, प्लीज अपना क्लास चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए ताकि मेरे को पता चल जाए कौन से क्लास के बच्चे हैं। एंड आपके कोई भी सवाल है, अगर आप कोई भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं किसी भी एस्पेक्ट पे, अपने करियर से रिलेटेड, जेईई या नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड, या फिर बोर्ड से रिलेटेड, आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास प्लेटफॉर्म है। और अगर आपके कोई वैसे भी सवाल है कि मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ या डिसिप्लिन पे इम्प्रूव होना है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है? यस। ओके। ओके, वेरी गुड। मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे, मोस्टली 10th क्लास के बच्चे हैं। और 10th क्लास के बच्चे अब 11th में जाने वाले हैं। ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम होता है। मेरे को अपनी जर्नी याद आती है, जब मैंने 10th पास किया था तो मैं कम से कम 1 हफ्ता घूमा था अपने सिटी में। आई एम फ्रॉम आगरा। मेरा होम टाउन आगरा है, तो आगरा में मैं घूमा और सारी कोचिंग्स के बारे में मैंने पता किया कि कौन-सी कोचिंग में कैसे पढ़ाई होती है, क्या सिलेक्शन रेशियो है और क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है 10th के बाद, कि हम कौन-सी कोचिंग जॉइन करें। उससे पहले हमें ये सोचना होता है कि हमें क्या करना है लाइफ में। हमें हमें पीसीएम लेना है या पीसीबी लेना है, या हमें कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप में से ऑलमोस्ट सारे लोग पीसीएम या पीसीबी लेना चाहते हैं। कोई ऐसा है कॉमर्स वाला कि मैं कॉमर्स लेना चाह रहा हूँ? ओके, सारे साइंस वाले हैं यहाँ पे? पीसीबी, ओके, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, कुछ लोग पीसीबी लेंगे, कुछ लोग पीसीएम लेंगे, और कुछ लोग हो सकता है दोनों लें, पीसीएम भी। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पीसीएम भी दोनों ना लें, या तो आप पीसीएम लें या पीसीबी लें। क्योंकि कई बच्चे साउथ में, या कई बच्चे इवन मुंबई वगैरह में भी लोग दोनों ले लेते हैं, एम और बी दोनों ले लेते हैं, मैथ्स और बायो, तो वहाँ थोड़ा-सा टफ पड़ जाता है। अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखें कि मुझे या तो इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है। ये प्रायोरिटी हम कैसे क्लियर रखेंगे? हम इंजीनियर की लाइफ के बारे में सोचेंगे कि उसकी लाइफ कैसे होती है, और फिर डॉक्टर की लाइफ के बारे में सोचेंगे कि उसकी लाइफ कैसे होती है। तो इंजीनियर की लाइफ में क्या होता है, अगर उसको इंजीनियर बनना है तो अच्छे कॉलेजेस क्या-क्या हैं? आईआईटी है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटीज़ है, बिट्स है, वीआईटी है, ठीक है? और भी अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं, तो हमें फिर इन कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, इनका अलग एनवायरनमेंट है। अगर हमें डॉक्टर बनना है, तो हमें किन कॉलेजेस में जाना होगा? एम्स में जाना होगा। एम्स भी बहुत सारे हैं, एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर, ठीक है? फिर हम कहाँ जा सकते हैं? मौलाना आज़ाद कॉलेज है दिल्ली में, किंग जॉर्ज कॉलेज है लखनऊ में, ठीक है? एसएन मेडिकल कॉलेज है आगरा में। ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, सीएमसी है, ठीक है? सेंट जॉन्स कॉलेज है बैंगलोर में। तो अगेन हमें क्या सोचना है कि हमें इंजीनियर जैसी लाइफ जीनी है या हमें डॉक्टर जैसी लाइफ जीनी है। दोनों बहुत अलग-अलग टाइप की लाइफ है, ठीक है? डॉक्टर की जो लाइफ होती है उसमें 5 साल एमबीबीएस करना है, फिर 2 साल एमडी करना है, ठीक है? उसके बाद एमडी के बाद भी एक और कुछ हमें पोस्ट एमडी कुछ करना होता है 1 डेढ़ साल के लिए। तो कम से कम 8 से 10 साल की पढ़ाई है, ठीक है? डॉक्टर में। उसके बाद फिर आप जॉब करते हैं किसी हॉस्पिटल में।
या फिर आप खुद का क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, या अगर आपके पेरेंट्स ऑलरेडी डॉक्टर हैं तो आप उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं उनके हॉस्पिटल या उनके क्लिनिक में। तो ये कुछ पाथ रहते हैं डॉक्टर की लाइफ में। और प्रैक्टिस, डॉक्टर की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम हमारी प्रैक्टिस कितना है, हमारा एक्सपीरियंस कितना है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जितना आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, उतने रिनाउंड आप डॉक्टर होते जाते हैं। इंजीनियर की लाइफ क्या है? इंजीनियर की लाइफ काफी काफी स्ट्रेंज है, काफी अनप्रेडिक्टेबल है एक्चुअली, अगर मैं आपको बताऊं तो। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो इंजीनियर जब किसी भी कॉलेज में जाता है, आईआईटी में, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, उसे पता नहीं होता कि उसे आगे करना क्या है। ठीक है? तो 4 साल उसने जो भी उसने ब्रांच लिया है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर सिविल इंजीनियरिंग, या मेटलर्जी, या बायोटेक्नोलॉजी, जो भी उसने लिया है, 4 से 5 साल उसको वो पढ़ना है। वो बीटेक एमटेक कर रहा है। उसके बाद जब वो ग्रेजुएट होता है तो वो क्या पाता है कि जो जॉब अवेलेबल है, वो डायरेक्टली जो उसने पढ़ाई करी थी उसमें नहीं है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा मैंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा, लेकिन जब मैं जॉब के सिनेरियो पे आया अपने 4th ईयर में, तो मैंने देखा कि केमिकल इंजीनियरिंग में मेरे बैच में 80 बच्चे हैं, लेकिन जॉब जो कंपनीज देने वाली हैं वो सिर्फ 15 कंपनीज हैं, जिसमें 15 या 20 पोजीशंस ओपनिंग है। तो 80 में से सिर्फ 15 या 20 लोगों की केमिकल में जॉब लग सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा जॉब है नहीं उस फील्ड में। ठीक है? तो फिर हमें क्या करना होता है, अलग फील्ड में अपना करियर स्किल्स बिल्ड करना होता है। तो मुझे बिजनेस में, फाइनेंस में, इसमें बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं सिटी बैंक चला गया, एज अ फाइनेंशियल बैंकर बन गया। मैं वहाँ पे स्ट्रैटेजी टीम में काम करने लगा। ठीक है? अब फिर उसके बाद मेरे को लगा कि अब मेरे को अपनी कंपनी खोलनी है, तो मैं एक एंटरप्रेन्योर बन गया। राइट? तो इंजीनियर की लाइफ में कुछ भी सेट नहीं है। आपका आपका जब कॉलेज खत्म होगा तभी आप डिसाइड करेंगे कि मुझे किस टाइप की जॉब करनी है। जॉब करनी है या अभी हायर एजुकेशन में जाना है, इसलिए बहुत इंजीनियर्स एमबीए करते हैं, बहुत इंजीनियर्स एमएस करने बाहर चले जाते हैं, और कुछ इंजीनियर्स पीएचडी भी करते हैं। सो पीएचडी के बाद क्या होता है? सो पीएचडी के बाद बेसिकली वो प्रोफेसर बन जाते हैं। एमएस करने के बाद भी अगेन वो जॉब लेते हैं, या फिर कुछ और करते हैं, अपनी कंपनी खोलते हैं। तो इंजीनियर का पाथ इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल। मतलब डॉक्टर का फिर भी पाथ फिक्स्ड है कि हमें ये करना है, 5 साल एमबीबीएस, फिर एमडी, फिर दिस एंड देन जॉब, क्लिनिक, हॉस्पिटल एंड सो ऑन। लेकिन इंजीनियर के पाथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जैसी लाइफ आपको पसंद है, आप इसमें सोचें कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस। ठीक है? तो जो भी आप, जिस भी लाइफ से आप ज्यादा रेजोनेट कर पाते हैं, ज्यादा फील कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं, तो आप वो पाथ चूज करें। ठीक है? एक और तरीका फिर इस स्टेज पे चूज करने का होता है कि मुझे मैथ्स और बायो में से क्या पसंद है। ठीक है? तो अगर मैथ्स और बायो में से मुझे बायो पसंद है, मैथ्स पसंद नहीं है, तो ऑब्वियस चॉइस फिर आप पीसीबी लें, नीट दें। अगर आपको मैथ्स पसंद है, बायो पसंद नहीं है, तो फिर ऑब्वियस चॉइस आप पीसीएम लें और इंजीनियरिंग लाइन में जाए। ये भी एक तरीका है डिसाइड करने का, है ना? ओके, वेरी गुड। होप आपको क्लियर हो रहा है। यस। सो अब हम आ जाते हैं जेई और नीट प्रिपरेशन में। ठीक है? करियर के बारे में तो मैंने बता दिया कि कैसे डिसाइड करना है। 10th के बाद जो 11th वाला टाइम होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ठीक है? तो अब मैं आपको अपनी जर्नी से वॉक थ्रू करता हूँ कि मेरा ये जर्नी कैसे रहा, जिससे आपको काफी फायदा होगा। तो जब भी हमारा, जैसे अब क्या हो रहा है, मई में हमारे एग्जाम हो रहे हैं 10th के, तो मई इज वेरी लेट मेरे हिसाब से। अगर मार्च में हो जाता, सब कुछ सही चलता तो सही था। मार्च 20 तक आपके एग्जाम खत्म हो जाते, अप्रैल 1 से या अप्रैल 15 से आपकी कोचिंग स्टार्ट हो जाती और आप बिल्कुल ट्रैक पे चलते। ठीक है? लेकिन अब क्या हो रहा है, मई में ही एग्जाम स्टार्ट होंगे तो मिड मई तक चलेंगे। फिर आप अगर जून में कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो मेरे हिसाब से लेट हो जाएगा। तो कोचिंग आपको कौन सी ज्वाइन करनी है, वो आपको अभी से ही सोचना पड़ेगा, और अभी से ही बैच में आपको एनरोल होना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि अब जनवरी 31 तक मेरे को अपना पूरा 10th का सिलेबस एटलीस्ट 1 या 2 बार या 3 बार, आपके एक बार प्री बोर्ड्स भी हो चुके होंगे, तो 3 बार आपके कम से कम रिवाइज हो जाना चाहिए। अब आप 11th का एक एक दो दो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? फेब्रवरी, मार्च, 2 महीने पूरे 11th पे दें, और फिर आप अप्रैल में वापस से अपने 10th की तैयारी पे वापस आ जाएं। 1 महीना फिर 10th का फिर से रिवाइज करें, और फिर मई में एग्जाम देके वापस से अपना जून में फिर से कोचिंग ज्वाइन करते। तो लेकिन अब जो 2 महीने आ रहे हैं, फेब्रवरी, मार्च और इवन मिड अप्रैल तक भी हमें जेई की तैयारी या नीट की तैयारी अब स्टार्ट कर देनी है।
क्योंकि अदरवाइज अगर हमने जून में स्टार्ट किया तो लेट होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं अपनी जर्नी से जब रिलेट करता हूँ, मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई थी 14 अप्रैल 2009 को, ठीक है? 14 अप्रैल 2009। और जब तक जून आया, जब तक आप अगर जॉइन करते हैं तो लेट हो जाएँगे, जब तक जून आया मेरी कोचिंग में 2-2 3-3 चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में हो चुके थे। तो 6 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके थे। तो अगर आप जून में जॉइन करते हैं तो 6 चैप्टर आप ऑलरेडी लैग बिहाइंड कर जाएँगे। तो इट्स बेटर कि आप अभी डिसीजन लें, अभी रिसर्च करना स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे आप आई थिंक समन्वय कोचिंग से जुड़े हुए हैं। राइट, सो गोविंद सर, रोहित सर एंड प्रीति मैम काफी अच्छे टीचर्स हैं। गोविंद इज माय बैचमेट, सो हम आईआईटी कानपुर में एक साथ थे। रोहित भी मेरे साथ थे, ठीक है? तो दीज आर वेरी गुड पीपल, मैं इन्हें पर्सनली जानता हूँ। और काफी अच्छा पढ़ाते हैं, इनका काफी अच्छा एक एटीट्यूड है टीचिंग के प्रति, और काफी अच्छा डिलीवर कर पाते हैं बच्चों को। सो यू कैन थिंक अबाउट देम, और भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो यू कैन रिसर्च, ठीक है? तो अब मैं बता रहा हूँ 14 अप्रैल को मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई, और जून तक आते आते 3 4 5 6 चैप्टर्स हो गए थे। लेकिन मैं जब अपनी जर्नी देखता हूँ, मैं मेरे को सेटल होने में कम से कम 4 महीना लगा था कोचिंग में। क्योंकि हुआ क्या था, 10th तक मैं पढ़ता था, 10th में भी मेरी 92% थे। तो मैं 5-6 घंटे पढ़ने की मेरे को आदत थी 10th तक। लेकिन जब 11th में मैं आया, जैसे ही मेरा फर्स्ट वीक खत्म हुआ कोचिंग का, तो मैंने ये एनालाइज किया कि कोचिंग में 4 घंटे मैं कोचिंग जा रहा हूँ, 3 लेक्चर्स हो रहे हैं, सवा घंटा 1.5 घंटा के। और उसके बाद जो वो होमवर्क दे रहे हैं, वो होमवर्क ही कम से कम करने में मुझे 5 घंटा लग रहा है। कम से कम 5 घंटा मुझे वो होमवर्क करने में लग रहा है। और क्लास में जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करने में मुझे 2-3 घंटा लग रहा है। तो पहले हफ्ते में क्या हुआ, कोचिंग में डेली कोचिंग सुबह 7 से 11, साढ़े 11, 12 तक कोचिंग, फिर 1-2 घंटे का रेस्ट, 2 बजे सेल्फ स्टडी करने बैठो, और 10 बज जाते हैं जब तक हमारा पूरा क्लास रिविजन हो जाए और पूरा होमवर्क हो जाए। तो इस तरीके की देखो लाइफ होने वाली है। मैं कहीं डराना नहीं चाहता, मैं आपको बस सच बताना चाहता हूँ। ठीक है? अगर 12 बजे आपकी कोचिंग खत्म हो रही है, सुबह 5-6 घंटे के क्लासेस हो गए, उसके बाद 2 बजे बैठ के आपको 10 बजे तक सेल्फ स्टडी करनी है। उसमें 2-3 घंटा आपको क्या करना है, क्लास का रिविज़न करना है। बहुत बच्चे इस तैयारी में ये गलती कर देते हैं कि डायरेक्ट कोचिंग से आने के बाद वो होमवर्क करने लगते हैं। होमवर्क में आज 40, 50, 60 सवाल दिए गए हैं, डायरेक्ट होमवर्क कर रहे हैं बिना क्लास रिविज़न किए हुए। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, वो ये गलती ना करें। कोचिंग के बाद हमेशा 2-3 घंटा बैठ के, जो आज कोचिंग में आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आज समझा है, एक-एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में एक अच्छी बुक से, एचसी वर्मा से या संगीत से, या फिर एन अवस्थी से, इन सब से मतलब पढ़ के हमें फिर से एक बार अपनी थ्योरी और स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। और फिर जो 50-60 सवाल आज मिले आपको होमवर्क में, उसको करना है। लेट्स से 4-5 बजे आप होमवर्क स्टार्ट करेंगे, तो करते-करते 4-5 घंटे 10 बज जाएगा। ठीक है? तो कम से कम ये 2 चीज़ें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो मैंने जब ये चीज़ करा, 1 हफ्ते बाद ही मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि मेरे को इतना मैं रेडी नहीं था इतने टफ एफर्ट के लिए, या इतने ज़्यादा एफर्ट के लिए। मुझे पता ही नहीं था कि इतना मेहनत भी करना होता है। तो 1 हफ्ते बाद मुझे लगा ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरे दोस्त भी छूट गए। और इतनी मेहनत है, ना मेरे पास खेलने का टाइम है। मैं 10th तक क्रिकेट बहुत खेलता था। ठीक है? ना मेरे पास कुछ और करने का टाइम है, बस मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो 1 हफ्ते बाद मुझे थोड़ा-सा खराब लगने लग गया कि ये हो क्या गया मेरे साथ एकदम से। फिर मेरे भाई थे, तो मेरे भाई ने तैयारी करी थी जेईई की 2 साल, 3 साल पहले। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उनका हो नहीं पाया था आईआईटी में, तो उन्हें पेन था, उन्हें पता था कि जो बच्चा तैयारी करता है, लेकिन उसका अगर सिलेक्शन नहीं होता तो कितना खराब लगता है। उनके अंदर एक वो दर्द था, वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे थे, यूपीटीयू, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। तो उनके अंदर एक वो दर्द था, जो दर्द वो मेरे तरफ में वो चाहते थे कि वो दर्द मैं ना झेलूँ। तो उन्होंने मेरे को शुरू से ही गाइड किया, शुरू से ही बताया कि क्या-क्या गलतियाँ हो सकती है। तो 11th में उन्होंने भी कोचिंग जॉइन किया था, लेकिन वो भी 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और मेरे साथ भी वही कंडीशन आ रही थी, लेकिन उस टाइम उन्होंने मेरे को ठोक के बोल दिया कि नहीं, तुम्हें ये करना ही करना है। अगर तुम जेईई के लिए सही में रियली इंटरेस्टेड हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो 11th में ही कोचिंग जॉइन करके डमी स्कूल, अगर स्कूल डमी हो तो बेस्ट है। ठीक है? स्कूल अगर हमें ना जाना पड़े, दैट इज़ अ बेटर चॉइस, क्योंकि आईआईटी में 80% बच्चे वो आते हैं जो डमी स्कूल वाले होते हैं। ठीक है? तो स्कूल देखिए जितना कम से कम रहे तो बढ़िया है। कोचिंग पे हमें 4-5 घंटे बिल्कुल डेडिकेशन के साथ लेना है, और फिर 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है।
तो फिर 1 हफ्ते बाद क्या हुआ, मेरे भाई ने मुझे समझाया, मेरे टीचर्स ने मुझे समझाया कि नहीं, थोड़ा तुम करते रहो, तुम्हारे पास और ऑप्शन क्या है और क्या करोगे, वापस स्कूल चले जाओगे तो जेईई में नहीं होगा, सिर्फ स्कूल करके तो जेईई में नहीं हो पाता है। तो ये सब उन्होंने समझाया, फिर मैंने कोशिश करी, 2 महीना, 3 महीना, फिर मुझे लगा एडजस्ट होने में, और मेरी परफॉर्मेंस भी शुरू में इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, टीचर, जब मैं क्लास में बैठता था तो टीचर मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे, मुझे देख रहे थे कि, तो मैं कभी-कभी जवाब दे देता था, कभी-कभी अच्छे सवाल पूछ लेता था टीचर से। तो टीचर को लगा कि मेरे अंदर एक पोटेंशियल है, जिसका हम सही में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग्स में हमेशा क्या होता है, टीचर्स उन बच्चों को ढूँढते हैं जिनसे रिजल्ट आ सकता है। जब मैं भी कभी किसी से बात करता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ, तो मुझे बात करते ही, इंटरैक्ट करते ही पता चल जाता है कि इस बच्चे में कितना पोटेंशियल है और सही में ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से वो टॉपर्स बच्चे बात करते हैं, बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, सवाल पूछते हैं, दैट इज़ ऑलटुगेदर डिफरेंट। और टीचर्स ये सब देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, और वो सही में उस बच्चे को अपने दिल से मेहनत करवाते हैं और दिल से उसकी मदद करते हैं। तो मेरे टीचर ने मेरे अंदर ये पोटेंशियल देखा कि सही में ये कर तो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, जब 2-3 महीने बाद उन्होंने देखा कि मेरी कोचिंग में इतनी अच्छी रैंक नहीं आ रही है, 150 बच्चे थे मेरी कोचिंग में, और हर एक कोचिंग की एक हिस्ट्री होती है कि उसमें, जैसे मेरी कोचिंग में 150 में से 3 या 5 बच्चों का आईआईटी में होता था हर साल। दिस मतलब ऐसे ही 2, 4, 5% ही किसी कोचिंग का सिलेक्शन रेशियो होता है, ठीक है? अगेन यहाँ पे मैं सारी सच बात बोलूँगा, इधर-उधर मेरा घुमाने का आपको कोई प्लान नहीं है। तो दिस इज़ अ फैक्ट कि किसी भी आप कोचिंग में जॉइन करते हैं, 5% या 10% बच्चों का आईआईटी में होता है, बाकी फिर एनआईटी, ट्रिपल आईटी। तो 150 में से 3-5 बच्चों का होता है, और मेरी रैंक आ रही है 15, 20, 25, 30। तो ये देख के टीचर को लगा कि कुछ तो इसके साथ गड़बड़ हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे साथ आउटसाइड द क्लास कुछ बातें करने लगे, और ये पूछने लगे कि डिसिप्लिन के बारे में इंटरेक्शन होने लगा, फोकस, सेल्फ स्टडी में कैसे करते हो, शॉर्ट नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते। सारा कुछ वो मुझसे पूछने लगे और मेरे से इंटरैक्ट करने लगे। 5-10 मिनट क्लास के बाद बस ऐसे इंटरैक्शन हो जाता था। इस इंटरैक्शन से क्या हुआ, मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन बढ़ गया कि मेरे टीचर मुझसे अलग से बात कर रहे हैं क्लास के बाद और ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। तो मेरा मोटिवेशन बढ़ा, मेरा डिसिप्लिन बढ़ा, मेरा कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी सब कुछ बढ़ा। क्योंकि मेरे पास एक सपोर्ट मैकेनिज़्म था, एक ऐसे टीचर्स थे जो कि मेरे को पढ़ा तो रहे हैं क्लास में, और उसके बाद भी मुझसे इंटरैक्ट कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे कि मैं क्या कर रहा हूँ घर पे, क्या गलत हो रहा है। उनका एक इंडिकेशन ये था कि कुछ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तभी तुम्हारी 15-20 रैंक आ रही है। ऐसा उन्होंने मेरे साथ 3-4 महीने किया, और दिसंबर में इसका आउटपुट क्या आया, दिसंबर जब आया मेरा 11th का, तो एक टेस्ट में मेरी एकदम से रैंक 1 आ गई, और उस टेस्ट में मेरे 240 में से 190 मार्क्स आए थे, और सेकंड बंदा जो था उसके थे 170, कम से कम 20-25 मार्क वो मुझसे पीछे था। ये देख के टीचर को रियलाइज हो गया कि हाँ, अब हमारी मेहनत काम कर रही है इसके ऊपर, जो हम इससे एक्स्ट्रा इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो कोचिंग्स में हमेशा ऐसा होता है कि जिस बच्चे के अंदर पोटेंशियल दिखता है, उसको एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको वैसा बनना है, तो आपको ये चीज़ अर्न करना पड़ेगा, ठीक है? और फिर जब मेरा वो हुआ, फर्स्ट रैंक आया कोचिंग में, फिर मैंने एक अपने आप से कमिटमेंट कर लिया कि अब नेक्स्ट जो मेरा 1.5 साल बचा है, दिसंबर 2009 से अप्रैल 2011 तक जो मेरा सवा साल, 1.5 साल बचा है, इसमें मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ कि मैं हमेशा कोचिंग में टॉप 3 या टॉप 5 में रहूँगा, इससे नीचे मैं नहीं गिरूँगा। और वो कमिटमेंट मैंने अपने आप से किया, टीचर से भी किया, और फॉर्च्यूनेटली मैं उसको मेंटेन कर पाया। और 2000 और फिर जब सितंबर आया क्लास 12th का, तो 2010 का जो सितंबर आया, उसमें हमारे टीचर ने बोला कि तुम्हें और टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है। तो कोचिंग में तो टेस्ट हो ही रहे थे, तो 2-3 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ उन्होंने हमें जॉइन करवाई, और उस टेस्ट सीरीज़ में अगेन मेरी कुछ रैंक आ रही थी, और उस रैंक से पता चलता है कि हम इंडिया लेवल पे कैसा कर रहे हैं। तो बहुत बच्चों की गलती हो जाती है, जैसे कुछ लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जुड़े होते हैं, उन्हें लगता है हमारी कोचिंग में इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं, हम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ क्यों जॉइन करें? ये अगेन एक मिथ मैं यहाँ पे बस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आपको अपने इंडिया लेवल पे पोजीशन नहीं पता चलेगी। और मैंने तीन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, जो कि सही में मेरे लिए गेम चेंजर था। और फॉर्चुनेटली फिर 2011 में जब एग्जाम हुआ अप्रैल में, तो मेरा 1299 ऑल इंडिया रैंक आ पाया, ठीक है। तो इस तैयारी में जब मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर क्या अलग था, प्लस जब मैं आईआईटी कानपुर गया, तो मैं बच्चों को, टॉपर्स को मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया। इसलिए फिर मैंने अपनी माइंडलैरिटी करके एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई, ताकि हम बच्चों को ये सब चीज़ें बता सकें।
सो जब मैंने एनालाइज किया कि टॉपर्स और एवरेज बच्चों में क्या डिफरेंस होता है, तो मुझे दो बातें पता चली। तो जो बच्चे आईआईटी या अच्छे मेडिकल कॉलेज में आते हैं, वो या तो इंटेलिजेंट होते हैं या डिसिप्लिन्ड होते हैं। ठीक है? या तो उनके अंदर इंटेलिजेंस कूट-कूट के भरा है या डिसिप्लिन कूट-कूट के भरा है। ठीक है? अब इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? इंटेलिजेंस का पहला मतलब ये है कि उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस बहुत होती है। उन्हें अपने बारे में बहुत पता होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो इंटेलिजेंट बंदा जो होता है, वो जब कुछ भी पढ़ता है, उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या उसको समझ में आ गया है या नहीं आ गया है? लेट्स से आपने चैप्टर पढ़ा अपना लाइट का चैप्टर क्लास 10th का, उसके अंदर एक टॉपिक होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो टॉपर जब भी वो पढ़ेगा तो हमेशा उसके अंदर से एक आवाज़ आती रहेगी कि क्या मुझे ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन कई बार एवरेज बच्चों के साथ क्या हो जाता है, उन्हें महसूस नहीं होता पढ़ते वक़्त कि क्या मुझे समझ में आया है या नहीं आया है। तो वो क्या करते हैं, वो अज़्यूम कर लेते हैं, वो मान लेते हैं कि मुझे समझ में आ गया है, लेकिन फिर जब वो एग्ज़ाम आता है और वो नहीं कर पाते हैं, तब उन्हें रियलाइज़ होता है, अच्छा मुझे उस समय समझ में नहीं आया था। लेकिन टॉपर को क्या होता है, उसी वक़्त पता चल जाता है, पढ़ते वक़्त ही, और तभी वो अपनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लेता है, इसलिए उसके एग्ज़ाम अच्छे चले जाते हैं। तो पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस यही है कि उसी वक़्त मान लेना या सही में समझ लेना अपने लिए कि क्या मुझे सही में समझ में आया है या समझ में नहीं आया है। ठीक है? तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। दूसरा इंटेलिजेंस का पैरामीटर होता है ऑब्जर्वेशन स्किल। तो जो टॉपर होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक पेंटिंग है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है आपके घर में, उसमें कुछ घोड़ा बना है, कोई उसमें गार्डन है पीछे और साइड में कोई फेंस है। तो दो लोग सेम पेंटिंग को देख रहे हैं। ठीक है? दो लोग सेम पेंटिंग को देख रहे हैं। जब टॉपर उस पेंटिंग को देखेगा तो वो उसके डीप में घुस जाएगा। घास का एक-एक कण वो ऑब्जर्व करने लगेगा, घोड़े का एक-एक चीज़, घोड़े की आँखें, घोड़े के बाल, घोड़े के पैर, घोड़े की पूँछ, हर चीज़ वो टॉपर ऑब्जर्व करने लग जाएगा। लेकिन एवरेज बंदा क्या करेगा, वो बस उसको ओवरव्यू सरफेस से देखेगा कि अच्छा एक घोड़ा है, घास है, एक फेंस है, हो गया। लेकिन टॉपर एक-एक चीज़ की गहराई में उतर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। तो ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मुझे पता चला टॉपर्स को समझने के बाद, उनसे इंटरैक्ट करने के बाद, उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद। ठीक है? तीसरा पॉइंट इंटेलिजेंस का होता है सवाल पूछना। जो भी टॉपर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे सवाल पूछते हैं, कभी भी हेसिटेट नहीं करते सवाल पूछने में, और अपनी बातें एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छे होते हैं। जो भी उन्हें लगता है कि मेरे को इस चीज़ पे इम्प्रूव करना है या ये मेरे साथ सही नहीं चल रहा है, तो वो डेफिनिटली एक्सप्रेस कर जाते हैं, सवाल पूछते हैं। सवाल पूछना मतलब उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जब वो साइंस भी पढ़ते हैं, साइंस में आपको बता दूँ, साइंस जो है क्यूरियोसिटी वाले लोगों के लिए है। साइंस सिर्फ रट के नहीं समझ में आ सकता है, क्यूरियस होना पड़ता है, सवाल पूछने पड़ते हैं और गहराइयों में उतरना पड़ता है। जैसे अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं लाइट, अब लाइट क्या है? लाइट हमें दिखती है, चलो वो तो सरफेस पे हो गया, लेकिन लाइट कैसे बनती है, लाइट कैसे चलती है, किस स्पीड से चलती है, कहाँ से आती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एक बच्चे को, साइंस के बच्चे को उतरना पड़ता है गहराइयों में, जो कि टॉपर्स के अंदर बहुत नेचुरल होता है, ठीक है? इसके बाद अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, तो डिसिप्लिन का मतलब वो काफ़ी ऑर्गेनाइज़्ड होते हैं, उनके नोट्स बहुत प्रॉपर होते हैं, वो डेट हमेशा डालते हैं नोट्स लिखने से पहले। तो 11th-12th में क्या होता है, बहुत बच्चे नोट्स लिखने से पहले डेट नहीं डालते। 10th तक तो टीचर क्लास में आई, तो टीचर ने बोर्ड पे डेट लिख दी, तो उन्होंने डेट कॉपी कर ली। लेकिन 11th-12th में कोई ऐसे टीचर डेट नहीं लिखते हैं बोर्ड पे। लेकिन जो बच्चा ऑर्गेनाइज़्ड है, वो क्या करता है, डेट लिखता है पहले और फिर नोट्स बनाता है। ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत बच्चों के साथ किया है और बहुत बच्चे 11th-12th में ये नहीं करते हैं। फिर उन्हें पता नहीं होता। फिर उन्हें पता नहीं होता कि 1 हफ्ते में क्या-क्या पढ़ाया था। किस पेज से किस पेज तक मुझे पढ़ना है लास्ट वीक का, जो अगर मुझे रिवाइज़ करना है तो। तो ये अगेन बहुत बड़ी गलती है, डेट हमेशा नोट्स में होनी चाहिए। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है डिसिप्लिन का। दूसरा एग्जाम्पल है, गोल्स लिखते हैं वो। मतलब सेल्फ स्टडी स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, 2 से 10 बजे मेरे को डेली सेल्फ स्टडी करना पड़ता था। तो अगर मैं 2 बजे कुछ प्लानिंग नहीं करूँगा कि आगे के 8 घंटे में मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं अचीव कैसे करूँगा? नहीं कर पाऊँगा, फिर रैंडम चलेगा। अगर मैंने कुछ प्लान नहीं किया तो रैंडम चलेगा, अभी ये बुक उठाई, फिर वो बुक उठाई, फिर वो बुक उठाई, फिर ये असाइनमेंट उठाया, फिर वो उठाया, फिर वो उठाया। कंपेयर टू मैं क्या करूँ, अगर 5 मिनट लेके मैं लिख लूँ कि 2 से 4 मुझे ये करना है, फिर 4 से 5 ये, 6 से 7 ये, फिर 7 से 8 ये, तो मेरा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। मेरे माइंड को पता होगा
कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है, अदरवाइज नहीं पता होगा। और एक एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के टाइम में बहुत चल रहा है विच इज डेटा। अगर आपके पास किसी चीज के ऊपर डेटा है तभी आप वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर डेटा नहीं है तो इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर आप अपना सेल्फ स्टडी प्लान नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास डेटा नहीं है कि आज आपने कितने घंटे अचीव किया। और अगर डेटा नहीं है किसी चीज़ पे, जैसे अगर मैं बोलूँ आपके एग्ज़ाम हुए, आपका एग्ज़ाम हुआ और उसका रिज़ल्ट ही नहीं आया, तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? है ना? ऐसे ही आज आपने सेल्फ स्टडी करी 8 घंटे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने 8 घंटे करी, तो आप उस पे इम्प्रूव कैसे करेंगे? नहीं कर पाएँगे। तो अगर डेली हम प्लान बनाएँगे तो हमें पता होगा कि आज हमने कितने घंटे किया और कितना मैं और कर सकता था और कल मुझे क्या और बेटर करना है, अदरवाइज़ नहीं पता होगा। ठीक है? तो इंटेलिजेंस या डिसिप्लिन में हमें दोनों पे इम्प्रूव करना है और आपके टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस पे इम्प्रूव करवाने में, क्योंकि टीचर्स जिस तरीके से आपको पढ़ाएँगे, आपका ब्रेन खुलेगा, आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। प्लस अगर आपको और पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शन चाहिए होता है तो उसके लिए माइंडारिटी करके मेरा वर्क है, वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? यस। ओके, प्लस इसमें अब मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट 10 मिनट और कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा, वो आप चाहें तो नोट कर लें और फिर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा, ठीक है? सो पहली इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको जेईई या नीट में टॉपर बनना है, आपको 3 जगह पे 100% अपना एफर्ट, अपना कमिटमेंट देना है। 100% कमिटमेंट आपको कहाँ-कहाँ पे देना है? अपनी क्लास में। जब भी आप क्लास में बैठे हैं, आपको अपना 100% देना है। दूसरा, आपको अपनी सेल्फ स्टडी में अपना 100% देना है और तीसरा, आपको अपने एग्जाम्स में 100% देना है। ठीक है? जब भी अगर आपको जेईई नीट का टॉपर बनना है, 3 जगह 100% आपको अपना देना है, क्लास में, सेल्फ स्टडी में और एग्जाम्स में। अगर आप किसी भी एक जगह 100% नहीं दे रहे, या तो क्लास में नहीं दे रहे, या सेल्फ स्टडी में नहीं दे रहे, या एग्जाम्स में नहीं दे रहे, तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। ठीक है? तो क्लास में गोविंद एंड टीम समन्वय समन्वय की टीम आपको हेल्प करेगी। सेल्फ स्टडी में अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी मदद ले सकते हैं और एग्जाम्स वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जो वो पढ़ाएंगे वो आपको एग्जाम्स में करना है, प्लस एग्जाम्स की बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है, तो आप उसको समझ के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट बात इस तैयारी का ये है, इट्स ऑल अबाउट फोकस। जेईई नीट में जो टॉपर बनते हैं उनका फोकस बहुत अच्छा होता है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट। इसलिए मैंने एक इक्वेशन बनाई है, स्टडी इक्वेशन मैं बोलता हूँ। सो स्टडी इक्वेशन ऐसी है, क्वालिटी ऑफ स्टडी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ स्टडी इनटू क्वालिटी ऑफ फोकस। ठीक है? क्वालिटी ऑफ स्टडी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ स्टडी इनटू क्वालिटी ऑफ फोकस। तो आपने ऐसा बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा या आप आगे जाके करेंगे कि लेट से आप 6 घंटा पढ़ते हैं और आपका फोकस है एक्स, तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी क्या आएगी? 6x, राइट? अब एक और दूसरा बच्चा है, उसका फोकस है 2x, डबल है, आप उसका फोकस आपसे डबल है, 2x है। ठीक है? तो उसको सिर्फ 3 घंटे पढ़ के, सिर्फ 3 घंटे पढ़ के सेम रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको 6 घंटे पढ़ के मिलते हैं। और एक और बच्चा है जिसका फोकस है x/2, आपके फोकस से उसका फोकस आधा है, तो उसको सेम रिजल्ट्स पाने के लिए 12 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज अ फैक्ट। आप ये चीज अपने जेई तैयारी में ऑब्जर्व करेंगे, ये चीज अगर आप आईआईटी में जाते हैं वहां आप ऑब्जर्व करेंगे कि कई बच्चे बहुत कम पढ़ के बहुत ज्यादा रिजल्ट ले आएंगे क्योंकि उनका फोकस बहुत अच्छा है। कई बच्चे बहुत मेहनत करेंगे, उनका फोकस एवरेज है, तब जाके उन्हें वो रिजल्ट मिलेगा। और कई बच्चे ऐसे होंगे वो बहुत मेहनत करेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका फोकस कम है। इट्स अ फैक्ट, पढ़ाई में दिस क्वालिटी ऑफ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ 6 या 8 घंटे पे डिपेंड नहीं करता है, आपका फोकस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस पे एक बच्चे ने सवाल भी पूछा है, मैं उसको आंसर करूंगा कि फोकस पे कैसे इंप्रूव करते हैं। ठीक है? यस, फिर एक मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ डिसिप्लिन के ऊपर। ठीक है? तो डिसिप्लिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सो स्टोरी ऐसी है कि मैं क्लास 10th में अपनी क्रिकेट टीम में था स्कूल की। सो क्रिकेट टीम में प्रैक्टिस के बाद एक दिन मैंने अपने कोच से पूछा कि सर आपने किस लेवल तक क्रिकेट खेला है इंडिया में? तो कोच ने बोला कि मैंने रणजी ट्रॉफी तक क्रिकेट खेला है और मैं लखनऊ में एक अकेडमी में था और उस अकेडमी में मोहम्मद कैफ मेरे साथ थे। तो मोहम्मद कैफ, अगर आपको नहीं पता है तो वो मोहम्मद कैफ ने युवराज सिंह के साथ डेब्यू किया था 2000 में इंडियन टीम में, और ही वाज अ वेरी गुड बैट्समैन और वेरी गुड फील्डर। तो 8-10 साल का उनका करियर था। तो जैसे ही मैंने ये सुना कि अच्छा सर आप मोहम्मद कैफ के साथ अकेडमी में थे,
फिर ऐसा क्या हुआ कि वो इंडियन टीम में जा पाए और आप इंडियन टीम में नहीं जा पाए? आप सेम अकेडमी में थे, सेम कोच था, ठीक है? सेम आपके पास रिसोर्सेज़ थे, सेम टाइप के लोग थे, सेम टाइप की प्रैक्टिस, सेम टाइम के बैचेज़, सब कुछ सेम। फिर क्या ऐसा प्रॉब्लम था कि आप नहीं जा पाए और वो चले गए? तो मेरे कोच ने क्या रिप्लाई किया? तो मेरे कोच ने बोला कि मैं उतना ही करता था जितना मेरे कोच मुझसे बोलते थे। तो अगर मेरे कोच ने बोला कि सुबह 5 बजे ग्राउंड पे आ जाके 10 राउंड ग्राउंड के भागने हैं, तो मैं उतना करता था। फिर उन्होंने बोला 1 घंटा कैचिंग प्रैक्टिस करनी है, तो मैं 1 घंटा कैचिंग प्रैक्टिस करता था। फिर उन्होंने बोला 4 घंटे नेट प्रैक्टिस करनी है, तो मैं 4 घंटे नेट प्रैक्टिस करता था। तो जितना वो बोलते थे, मैं उतना करता था। लेकिन मोहम्मद कैफ सुबह कोच के बोलने से पहले ही ग्राउंड पे आ जाते थे। खुद से ही एक्स्ट्रा ग्राउंड के राउंड लेते थे। एक्स्ट्रा कैचिंग फील्डिंग प्रैक्टिस करते थे, इसलिए वो ब्रिलियंट फील्डर थे। एक्स्ट्रा नेट प्रैक्टिस करते थे। शाम को प्रैक्टिस खत्म होने के बाद डिनर 9 बजे डिनर हो गया 8-9 बजे, फिर 11 बजे रात को फिर भागने निकल जाते थे। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर 1-2 घंटे भाग के आए, 12-1 बजे फिर सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के ग्राउंड में पहुंच गए। तो जो उनका एफर्ट था, ही वाज डूइंग मच मोर देन व्हाट वाज आस्क्ड ऑफ हिम। जितना उनसे बोला गया उन्होंने उससे ज्यादा किया और यही डिफरेंस था। ठीक है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल सक्सेसफुल पीपल एंड एवरेज पीपल। ठीक है? अगर आपको जेईई नीट में टॉपर बनना है तो जितना आपके टीचर्स बोलेंगे आपको उतना तो करना ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। दिस इज ट्रू, आप किसी भी टॉपर से बात करें ऐसा ही होता है। किसी भी आप सक्सेसफुल बंदे की जर्नी देखें, दिस इज ट्रू फॉर दैट। ठीक है? सो ये स्टोरी हमेशा याद रखिएगा। ओके, सो सक्सेस इक्वेशन, स्टडी इक्वेशन or 100% in 3 places: class, self study and exams, and this story on discipline. Yes. तो अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। तो कई बच्चों ने मेरे को क्वेश्चंस पूछे हैं। सर, आई एम इन 10th, विच कोडिंग लैंग्वेज शुड आई लर्न आफ्टर पाइथन? ओके, देखिए, अगर हम कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक ऑफ कोडिंग इज सी। आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए, सी प्लस प्लस आनी चाहिए, जावा एंड पाइथन आपने सीख लिया, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, आप चाहे तो जावा सीख सकते हैं, सी सी प्लस प्लस अगर नहीं सीखा है। फिर अगर वेबसाइट बनाना सीखना है तो HTML। लेकिन अगर अब आप 11th में आ रहे हैं, जेईई नीट को लेके सीरियस हैं, तो अब आप कोडिंग 2 साल के लिए एटलीस्ट छोड़ दीजिए। फिर कॉलेज में आएंगे तो फिर से इसको पिकअप करना, क्योंकि अगर अभी हमने टाइम कोडिंग पे दे दिया तो फिर जेईई नीट में टाइम कम मिलेगा। सर, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, व्हाट शुड आई डू टू इम्प्रूव ऑन दिस? मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो मैं कैसे इम्प्रूव करूँ? देखिए, पहले हमें फोकस को समझना होगा कि फोकस होता क्या है। मैंने फोकस पे काफी एम्फसाइज किया इस सेशन में। तो फोकस इज मेड अप ऑफ 4 थिंग्स। 4 चीजों से फोकस बना है। तो फोकस इज स्टेबलाइजिंग आवर थॉट्स, स्टेबलाइजिंग आवर विजन एंड स्टेबलाइजिंग आवर एक्शंस इन वन डायरेक्शन। फिर से मैं बोलूंगा, स्टेबलाइजिंग आवर थॉट्स, विजन एंड एक्शंस इन वन डायरेक्शन। तो सबसे पहले फोकस के लिए हमारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए कि हमें कहाँ फोकस करना है। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ देखना है, तो हम कैसे देखेंगे उस जगह? तो सबसे पहले आपको डेली गोल्स, अपना डेली स्टडी प्लान प्रॉपर पेपर पे होना चाहिए। अगर डेली स्टडी प्लान नहीं है तो आपके पास डायरेक्शन नहीं है। जब आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो फोकस्ड रहना बहुत मुश्किल है। ऐसे ये तो डेली का डायरेक्शन हो गया। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने माइंड को एक सिग्नल देना पड़ेगा कि 2 साल बाद मुझे इस कॉलेज में जाना है। आईआईटी बॉम्बे में जाना है, दिल्ली में, मद्रास, कानपुर या एम्स में या मौलाना आजाद एंड सो ऑन। ये आपकी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन हो जाएगी। डेली की डायरेक्शन आपका डेली स्टडी प्लान हो जाएगा। तो पहली बात तो ये। दूसरा बात, अगर आप डायरेक्शन फिक्स भी कर लेते हैं, फिर क्या होगा? लेट्स से आपने किताब खोली, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेट्स से आप एचसी वर्मा रीड कर रहे हैं। अब आधे घंटे बाद आपका मन भागेगा। कहाँ भागेगा? यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं और। ठीक है? अब ये मन जो भागता है पढ़ते वक्त, उस पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे उसको अपने कंट्रोल में ला सकते हैं? इसका सबसे आसान तरीका और इसका परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, दैट इज योगा एंड मेडिटेशन। अगर आपको अपने माइंड को शांत करना है तो आपको डेली 15 मिनट आप मेडिटेट करें, योगा करें। ठीक है? इसके अलावा बाकी जो भी सोल्यूशन है ये कंट्रोल करने के, वो बिल्कुल टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है? सो टेम्पररी सॉल्यूशन क्या है? जैसे मैं आपको बताऊं कि आप अपने आपके मन में जो भी आ रहा है, दर्द की बातें, आप उसको पेपर पे लिखें।
ठीक है, अगर आपकी मन की विचार, जो भी आपके थॉट्स, इमोशंस, जो इधर-उधर की बातें आ रही हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कल क्या होगा, नहीं होगा, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, नहीं जाएगा, इस तरीके से थॉट्स, फियर्स आने लगते हैं हमारे पास। तो हम क्या करें, इसको पेपर पे लिखें। इससे क्या होगा, इससे उस वक़्त तो आपको रिलैक्स हो जाएगा। जैसे ही आप सारी बातें अपने पेपर पे लिख देंगे अपने बारे में, तो उस वक़्त आपको रिलैक्स हो जाएगा, बट दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ इसका योगा एंड मेडिटेशन ही है कि आपके थॉट्स अगर आप अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, कि जिस डायरेक्शन में आप बोलें कि मेरे थॉट्स जाएँ, उस डायरेक्शन में अगर आपके थॉट्स जाएँ, तो आपको एटलीस्ट 90 डेज़ तक या 6 मंथ्स तक 15 मिनट का एक मेडिटेशन करना होगा, जो कि मैं अपने प्रोग्राम में मैं सिखाता हूँ सारे बच्चों को, वो करते भी हैं, काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है? उसके अलावा आपकी विज़न और एक्शंस। तो विज़न इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आप अपना फ़ोकस अपनी विज़न तो किताब पे रख ही लेंगे। जब विज़न इधर-उधर जा रही है फ़ोन पे, तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाएँगे कि मेरा विज़न इधर-उधर भाग रहा है, तो वो आप वापस ला सकते हैं। इसके अलावा एक एक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते वक़्त हम एक्शंस क्या लेते हैं? पढ़ते वक़्त हम एक्शंस या तो मन में रीड करते हैं, या फिर हम नोट्स लिखते हैं, या फिर हम जोर-जोर से रीड करते हैं, ठीक है? या फिर हम सवाल प्रैक्टिस करते हैं, या फिर अगर हमारे घर में व्हाइट बोर्ड है, तो हम व्हाइट बोर्ड पे अपने आप को समझा के पढ़ रहे हैं या लिख के पढ़ रहे हैं। तो ये एक्शंस पे बहुत फ़ोकस रहना है, क्योंकि आपको लाइफ़ में रिज़ल्ट तभी मिलते हैं, जब आप राइट एक्शंस लेते हैं। और पढ़ते वक़्त एक्शंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सबसे आसान काम है देखा जाए तो। या तो मन में रीड करना है, या ज़ोर से रीड करना है, या लिख के पढ़ना है, या सवाल करने हैं, या व्हाइट बोर्ड पे कुछ करना है, ठीक है? इसके अलावा पढ़ाई में और कोई एक्शंस नहीं है। या फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो चलिए उसको भी मान सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपका सारा फ़ोकस होना चाहिए अपने एक्शंस पे, कि मेरे एक्शंस की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, और मेरे जो एक्शंस हैं वो सही टाइम पे सही जगह पे हो, इधर-उधर भागे ना, ठीक है? इसलिए हम अपने थॉट्स को कंट्रोल में लाते हैं, ताकि हमारे एक्शंस सही डायरेक्शन में सही तरीके से आगे बढ़े, ठीक है? तो आपको एक्शंस पे फ़ोकस करना है। जैसे एक अब क्या होगा, पढ़ते वक़्त मन भागेगा, फिर आप फ़ोन उठा लेंगे, फ़ोन देखने लग जाएँगे, तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपना एक्शन चेंज कर रहे हैं। मन में पढ़ने की बजाय आप फ़ोन देख रहे हैं, ज़ोर से पढ़ने की बजाय आप फ़ोन देख रहे हैं, लिखने की बजाय आप फ़ोन देख रहे हैं, सवाल करने की बजाय फ़ोन देख रहे हैं। जैसे ही आपका एक्शन शिफ्ट हो जाएगा, आपकी परफ़ॉर्मेंस डाउन होती रहेगी, आपकी रैंक, फाइनल स्कोर एंड रैंक आपका कम हो जाएगा। तो इस तैयारी में अगर हमने 1 घंटा भी जो हम यूज़ कर सकते थे, हमने यूज़ नहीं किया, तो हमारा हो सकता है आईआईटी में जाने का चांस कम हो जाए। इट्स अ फैक्ट, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है। आपके साथ 11 लाख बच्चे देने वाले हैं, और बहुत बच्चे 9 से तैयारी कर रहे हैं, बहुत बच्चे 10 से ही शुरू से तैयारी कर रहे हैं, बहुत बच्चे अब 11th में आके तैयारी करेंगे। कुछ लोग ड्रॉपर्स हैं जो 2 साल से कर चुके हैं, तीसरी बार कर रहे हैं, ठीक है? तीसरे साल वो सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को बीट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको बहुत कमिटेड, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। अपने एक्शंस पे आपका 100% फ़ोकस होना चाहिए। ठीक है, तो फ़ोकस पे कैसे इम्प्रूव होना है, एक बार मैं फिर से बता दूँ। गोल्स लिखने हैं डेली, स्टडी प्लान बनाना है प्रॉपर, अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में लाना है, 15 मिनट का मेडिटेशन या योगा, ठीक है? और फिर अपने एक्शंस पे फ़ोकस्ड रहना है कि मैं क्या एक्शंस किस टाइम पे ले रहा हूँ, ठीक है? ओके, येस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, Sir, I'm currently in 11th standard and preparing for JEE, and I'm thinking to go in research field in chemistry. Is it a good career? ओके, सो मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ, मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ केमिस्ट्री में। इज़ इट अ गुड करियर? देखो, मैं अगर बता दूँ, अगर आपको ये करियर लेना है, केमिस्ट्री में रिसर्च करना है, तो इसका करियर क्या होता है? जब आप कॉलेज जॉइन करेंगे, तो कॉलेज में आप बीटेक स्टूडेंट नहीं होंगे, आप होंगे बीएस स्टूडेंट, ठीक है? आईआईटी में 4 साल का बीएस प्रोग्राम होता है इन केमिस्ट्री। अगर आप आईआईटी नहीं जाते हैं, तो आप आईआईएसईआर जाएँ। सो इसमें बहुत अच्छा कॉलेज है आईआईएसईआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। तो जो लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, कई बार वो आईआईटी आना प्रेफ़र नहीं करते, क्योंकि आईआईटी में इट्स मोर ऑफ जॉब एनवायरनमेंट ज़्यादा है, आईआईटी में एंटरप्रेन्योर का एनवायरनमेंट ज़्यादा है, एंटरप्रेन्योरशिप का। रिसर्च का एनवायरनमेंट थोड़ा-सा आईआईटी में कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स आईआईएससी या आईआईएसईआर थोड़ा-सा कम है मेरे हिसाब से। ऑल्दो बच्चे बहुत अच्छे आते हैं, बच्चे में आईआईटी में बच्चे बेटर हैं कंपेयर टू आईआईएसईआर, लेकिन आईआईएसईआर और आईआईएससी दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स रिसर्च। उन्हें जॉब से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बिज़नेस स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कैट या एमबीए देने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें यूपीएससी की तैयारी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस रिसर्च करना है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में अगर कोई रिसर्चर रहता है,
तो उसको फायदा होता है। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप बीएस स्टूडेंट, बैचलर ऑफ साइंस की तरह स्टार्ट करेंगे, जो कि 4 साल का प्रोग्राम होता है आईआईटीज़ में और आईआईसीआर में। उसके बाद फिर आप एमएस करेंगे, मास्टर ऑफ साइंस। वो मोस्ट लाइकली अगर आप आईआईसीआर या आईआईएससी या आईआईटी से हैं, तो आप एमएस, मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप फॉरेन से करें, ठीक है? क्योंकि एमएस, पीएचडी हमेशा हमें फॉरेन से करनी चाहिए, दैट्स रिकमेंडेड, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। फिर आप वहाँ से सीख के वापस इंडिया आके प्रोफेसर बन सकते हैं या साइंटिस्ट बन सकते हैं, दैट्स ओके। लेकिन एमएस, पीएचडी में यू ट्राई फॉर अ फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आपका करियर चलेगा, बीएस 4 साल, 2 साल एमएस, ठीक है? फिर 5 साल पीएचडी, कम से कम आपको 5 साल पीएचडी करना पड़ेगा, तो 10 इयर्स, 11 इयर्स आपका ये हो गया। कई जगह बीएस 3 साल का भी होता है, तो 10-11 इयर्स ये हो गया। उसके बाद पीएचडी के बाद भी एक और चीज़ करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट डॉक। सो पोस्ट डॉक्टरेट, ठीक है? उसमें भी 1-2 साल करना पड़ता है, लेकिन आपकी अर्निंग्स तो पीएचडी से ही स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर आपके पास चॉइस है कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, या फिर आप किसी कंपनी में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, या अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, वो अगेन आपके ऊपर है। सो उतने आगे तक हम बात नहीं करेंगे ठीक है? क्योंकि उसका पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है? सो होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। इट्स अ गुड थिंग। देखो, मेरा एक फ्रेंड है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है, और जैसे ही उसका केमिस्ट्री आईआईटी कानपुर में हुआ था, वो काफ़ी सैटिस्फाइड था। उसको वही बेसिक साइंसेज़ में उसको कुछ काम करना था, उसको जॉब एंड ऑल से कुछ मतलब नहीं था। ठीक है? तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, जो करते हैं। ऐसे ही मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो फिज़िक्स में पीएचडी कर रहा है, ठीक है? उसकी ये ऑल इंडिया रैंक थी लगभग 200, जिसपे उसको अच्छे से कंप्यूटर साइंस मिल रहा था आईआईटी कानपुर में, बट ही वेंट फॉर फिज़िक्स। उसका एक इन्हेरेंट इंटरेस्ट था फिज़िक्स में, तो उसने फिर बीएस किया आईआईटी कानपुर में, फिर एमएस पीएचडी के लिए वो यूएस चला गया, और अब उसकी पीएचडी खत्म होने वाली है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, और वो अब शायद अब पोस्ट डॉक कर रहा है वो, ठीक है? So, sir, I have interest in biology, but still I'm not sure I will do in the future. My dad is a doctor, but I don't want to become a doctor like him. Earlier, I wanted to become a scientist, but now I'm not sure about it. What should I do? I'm very confused in choosing a particular career, but I'm sure it has to do something with biology. ओके। सो जैसे तुमने बोला कि मेरे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है। तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और डॉक्टर बनना, ये रिलेटेड, हम सोचते हैं कि ये रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाते हैं, ठीक है? अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ बडिंग फील्ड। जैसे वायरस तो वायरस आ चुका है, ठीक है? तो वायरस पे रिसर्च इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हॉट टॉपिक एट लीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स, 10 साल। मुझे लगता है इसमें बहुत पैसा जाएगा और बहुत रिसोर्सेज़ जाएँगे। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से हैं, वायरस से रिलेटेड आपका कुछ काम है, तो आपका करियर बहुत अच्छा है देखा जाए तो, ठीक है? लेकिन उसके लिए फिर आपको 11th में पीसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि जेईई में जेईई क्लियर करना है, तो पीसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है? तो बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, बायो साइंसेज़, ऑल दीज़ डोमेन्स आर देयर। अगर आप उसमें करना चाहते हैं, डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो फिर आपको जेईई वाले रास्ते से बायो पकड़नी पड़ेगी, और आईआईटी में फर्स्ट ईयर में सबको बायो पढ़ाई जाती है, ठीक है? और तो इंजीनियर्स को भी बायो आनी चाहिए। और इसमें जैसे जो लोग कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड होते हैं, तो कंप्यूटर साइंस वाले भी बायो में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसमें एक डोमेन होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनोम, ठीक है? जीनोम स्ट्रक्चर को हम मैपिंग करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस और एल्गोरिदम्स यूज़ होती है। तो बहुत सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट फ्यूचर में बायो पे भी काम करने लगते हैं, इस डोमेन में भी अपना करियर बना लेते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में देखो, कभी भी कोई गारंटी नहीं है कि हम किस फील्ड में क्या करेंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी कंपनी खोलूँगा और मैं बच्चों को मेंटर करूँगा, गाइड करूँगा। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। फिर सिटी बैंक जाऊँगा, मतलब तो लाइफ में, इंजीनियर की लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर आप वो वाला रास्ता लेते हैं, तो आप बड़े ओपन होंगे, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप डॉक्टर वाला रास्ता लेंगे, तो इन अ वे चीज़ें क्लोज़ हो गई, काफ़ी चीज़ें क्लोज़ हो गई। बहुत रेयर होता है कि कई डॉक्टर्स एमबीए करने जा रहे हैं, कई डॉक्टर्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हार्डली फ्यू, बहुत ही कम परसेंटेज है, लेकिन इंजीनियर्स में काफ़ी ऐसा है, ठीक है? सो इवन अगर आप पीसीएम लेते हैं, तब भी यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बायो। सर, इफ साइंस इज़ फॉर क्यूरियस पीपल, देन व्हाई पीपल से दैट इन बायोलॉजी वी ओनली। यस, देखो, साइंस इज़ फॉर क्यूरियस पीपल, देन व्हाई पीपल से दैट इन बायोलॉजी वी ओनली हैव टू मग अप थिंग्स। तो ऐसा नहीं है। बायोलॉजी इज़ अबाउट इमेजिनेशन। ऐसा लोग बोलते हैं, क्योंकि लोग तो हर सब कुछ बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना। जिन लोगों ने डीप में साइंस नहीं पढ़ी है, समझी नहीं है, वो बोलेंगे रट दो।
बायो रट लो, केमिस्ट्री रट लो, फिजिक्स के फॉर्मूले रट लो, मैथ्स के फॉर्मूले रट लो। और ये ऐसे लोग होते हैं जिनका कभी आईआईटी में अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ होता है, ठीक है? जिनका कहीं भी अच्छी जगह हुआ है वो ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज इमेजिनेशन। आपकी जो बॉडी है, आपने अभी बॉडी कट करके नहीं देखी है। जब आप डॉक्टर या एमबीबीएस करेंगे तो आप बॉडी कट करके देखते हैं, लेकिन जब तक आप कट नहीं कर सकते बॉडी को, करना नहीं चाहिए, डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है? तब तक आप इमेजिन करें कि अच्छा ये ब्रेन है और ये नेक है और ये लंग्स है, ये हार्ट है, आप इमेजिन करें, ठीक है? तो इमेजिन करके आप एक-एक पार्ट या एक-एक चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है अपने सिस्टम में या प्लांट से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड, आप इमेजिन करके सीखें, ठीक है? तो साइंस में इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री में सारा कुछ एटॉमिक लेवल पे होता है, तो अगर केमिस्ट्री समझनी है तो इमेजिनेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। फिजिक्स में शुरू के 8-10 चैप्टर ऐसे होंगे कि आपको दिखेगा, आपको गाड़ी चलती हुई दिख रही है, आपको बॉल चलती हुई दिख रही है, आपको क्रिकेट खेल रहे देख रहे हैं, तो बैट से बॉल लगी और चली गई कहीं, तो ये आपको दिख रहा है। 10 चैप्टर फिजिक्स के ऐसे होंगे कि आपको दिखेगा, उसके बाद फिजिक्स में भी नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही बायोलॉजी में भी आपको दिखता है, प्लांट्स आप देख सकते हैं, अपनी बॉडी देख सकते हैं, ठीक है? और आप इंसेक्ट उठा के देख सकते हैं, वर्म उठा के देख सकते हैं, फिर भी आप देख सकते हैं। तो इट्स अबाउट इमेजिनेशन, इट्स नॉट अबाउट मगिंग अप। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको रट के पढ़ते हैं या आप उसको समझ के या इमेजिन करके पढ़ते हैं। ये हमेशा हमारी इंडिविजुअल चॉइस होती है। सो बेसिकली वी नीड टू मेक शेड्यूल्स। यस, डेली स्टडी प्लान प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप जेईई नीट में अच्छा कर रहे हैं, और डेली स्टडी प्लान पेपर पे लिखा होना चाहिए, ताकि आपके पास डेटा हो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, और उस डेटा से क्या होगा, आप इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ पे आपके पास डेटा नहीं है, आप उस पे इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में मार्क्स ही नहीं आए, तो आप उस एग्ज़ाम में इम्प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, रिज़ल्ट ही नहीं आया। ऐसे ही आज का दिन जो हुआ उसका रिज़ल्ट ही नहीं आया, तो फिर आप कैसे उस दिन पे इम्प्रूव करेंगे? स्कूल और डमी, एंड इन डमी डज़ बोर्ड मैटर, सीबीएसई और जीसीईबी और आईसीएसई? देखिए, आईसीएसई इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप आईसीएसई लेते हैं तो नो आईसीएसई स्कूल अलाउज़ डमी फॉर्मेट। कोई भी आईसीएसई स्कूल में आपको डमी नहीं मिल सकता, आपको स्कूल भी जाना पड़ेगा, आपको कोचिंग भी जाना पड़ेगा। सीबीएसई में डमी के काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, तो दैट इज़ प्रेफर्ड, ठीक है? जीएसईबी गुजरात वाला भी आप ले सकते हैं, अगर डमी का ऑप्शन है। देखिए, डमी मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरे साथ 800 बच्चे थे आईआईटी कानपुर में, 80% बच्चे कोटा वाले, हैदराबाद वाले, जिन्होंने कभी स्कूल गए नहीं 11th-12th में, और मैं खुद भी नहीं गया 11th-12th में। मेरे साथ 3 लोगों का कोचिंग से हुआ था, हम कभी स्कूल नहीं गए, बस प्रैक्टिकल्स देने और बोर्ड्स लिखने गए थे। ठीक है, तो 80% बच्चे जो आईआईटी अच्छे कॉलेज में जाते हैं वो डमी वाले होते हैं, और 20% इधर वाले होते हैं, स्कूल वाले होते हैं। ये ऐसा डेटा बोलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं बच्चों से इंटरैक्ट करता हूँ, तो स्कूल के साथ कोचिंग मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्कूल अपने तरीके से चलता है, कोचिंग अपने तरीके से चलती है। कोचिंग का डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है, स्कूल सिर्फ विड्थ पे पढ़ा देता है आपको, चैप्टर हो गया, एनसीईआरटी पढ़ा दिया, हो गया। कोचिंग आपको बिल्कुल गहराइयों में ले जाएगा, जेईई मेंस, एडवांस्ड, इरूडोव लेवल सवाल, रेसनिक हैलिडे जैसे सवाल डेप्थ में आपको कराएगा, ठीक है? तो फिर कई बार ना मिसअलाइनमेंट हो जाता है। भले ही सेम चैप्टर चल रहा है स्कूल और कोचिंग में, स्कूल के अननेसेसरी असाइनमेंट, होमवर्क, फाइल्स एंड दिस एंड दैट, टेस्ट एंड वो, उससे टाइम वेस्ट ही होता है मेरे हिसाब से। तो जितना मेक श्योर कर सकते हैं आप डमी हो, उतना बढ़िया है। अगर डमी नहीं है, तो फिर आपको सुपरमैन लेवल वाला एफर्ट चाहिए इसमें। बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज़, मतलब 2 साल आपको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। ब्रह्मचारी मतलब स्कूल गए, गुरु से शिक्षा ली, कोचिंग गए, वहाँ से शिक्षा ली, फिर 10 घंटे बस कमरा बंद करके बैठे हुए, और कुछ भी हम नहीं कर सकते अगर आप स्कूल के साथ कर रहे हैं। कोचिंग के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन कोचिंग के साथ 1-2 घंटे हमें अपने लिए मिल जाते हैं, थोड़ा-सा हम रिलैक्स कर सकते हैं। स्कूल के साथ तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? सर, फ्यूचर कैसे डिसाइड करें कि क्या करना है? देखो, अगर फ्यूचर नहीं पता है तो इंजीनियरिंग करो, ठीक है? इंडिया में इट्स वेरी वेरी क्लियर कि अगर नहीं पता है क्या करना है, अगर श्योर है कि डॉक्टर नहीं बनना है तो इंजीनियरिंग करो, फ्यूचर में नहीं पता है क्या करना है तो इंजीनियरिंग करो। क्योंकि देखो, जैसे जब हम जॉब मार्केट देखते हैं, क्योंकि मैंने खुद जॉब करी है, मेरे बहुत सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त कंपनीज रन कर रहे हैं, तो जब हम ये सारा एनवायरनमेंट देखते हैं तो इंजीनियर्स के पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड आजकल चल रही है, अगर मैं आपको करियर के स्टैंड पॉइंट से बताऊं, इस एनालिटिक्स। द हॉटेस्ट जॉब इन द मार्केट इज डेटा एनालिटिक्स, ठीक है? अब ये डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कंपनी है, ठीक है? इस कंपनी के लेट्स से 1000 कस्टमर है, 1000 लोग उसके सर्विस लेते हैं, 1000 कस्टमर है।
तो कंपनी के पास क्या होता है, 1000 कस्टमर्स का डेटा होता है। तो डेटा क्या होता है कि वो उसकी एज क्या है, उस कस्टमर की एज क्या है, वो कहाँ पे रहता है, उसकी इनकम क्या है, ठीक है? वो क्या खरीदता है, कितने पैसे खर्च करता है 1 महीने में, कहाँ-कहाँ पे खर्च करता है, ठीक है? वो किस टाइप की मूवीज़ देखता है, किस टाइप के लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है, वो डेटा होता है कंपनीज़ के पास। अब वो क्या करते हैं, इन 1000 कस्टमर्स का डेटा लेके वो नए ऐसे कस्टमर खोजते हैं जो हमारी सर्विस या हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो 1000 को यूज़ करके हम 1 लाख लोगों को ढूँढने जाते हैं मार्केट में, जो मेरा सर्विस खरीद सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ पे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा काम होता है कंपनीज़ में और सबसे ज़्यादा जॉब्स भी इसी एनवायरनमेंट में हैं। और ये जॉब अगर आप इंजीनियर हैं, तो आप अच्छे से कर पाएँगे, अगर आप इंजीनियर नहीं है, तो आपको कोई लेगा नहीं इस जॉब में। सिर्फ़ इंजीनियर्स मोस्ट लाइकली 90% इंजीनियर्स ही ये वाली जॉब कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें डेटा चमकता है। उन्हें डेटा चमकता है क्योंकि इंजीनियर्स को ग्राफ अच्छे से समझ समझ में आते हैं, स्टैटिस्टिक्स समझ में आती है, कोडिंग भी थोड़ी बहुत आती है, ठीक है? तो जिन लोगों को ये चीज़ चमकती है, वही लोग ये अच्छे से कर पाते हैं। तो इंजीनियर होना बहुत सेफ है, बहुत सारी जॉब्स हैं, अगर फ्यूचर में नहीं पता है तो। अगर पता है कि डॉक्टर बनना है, तो देयर इज़ नो डाउट आप उसमें जाएँ। अगर पता है कि डॉक्टर नहीं बनना है, तो आप इंजीनियरिंग में जाएँ। सर व्हाट्स द रैंक कट ऑफ जेईई एडवांस्ड टू एनरोल इन आईआईटी? देखिए, अगर आईआईटी में जाना है तो आपको अंडर 10,000 अंडर 12,000 रैंक लाना पड़ेगा जेईई एडवांस्ड में, ठीक है? जेईई मेंस में आपको 81 परसेंटाइल से ऊपर लाना पड़ेगा टू बी एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस्ड। और फिर जेईई एडवांस में आपको 10,000 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा। 10,000 के अंदर लाएँगे तब भी गारंटी नहीं है कि आईआईटी मिले, क्योंकि अच्छा आईआईटी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आईआईटी में भी अब लेवल्स हो गए, ओल्ड आईआईटीज़ हो गए, 7 ओल्ड आईआईटीज़ कानपुर, मद्रास, दिल्ली, गुवाहाटी, रुड़की, खड़गपुर एंड बॉम्बे। ठीक है? तो ये ओल्ड आईआईटीज़ है, सबका प्रेफ़रेंस होता है मैं ओल्ड में जाऊँ, ठीक है? ओल्ड में जाने के लिए आपको 2,000-3,000 के अंदर रहना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस आप चाहते हैं ओल्ड आईआईटी में तो आपको अंडर 300-400 रहना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल चाहते हैं ओल्ड आईआईटी में तो आपको अंडर 500 रहना पड़ेगा। इस तरीके से बढ़ता जाता है, लेकिन 10,000 तक कोई ना कोई आईआईटी, न्यू आईआईटी में कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाएगी। Sir, which one are the most prestigious career options through PCM, and is it necessary to clear JEE Advanced to get seat in MIT, and how much marks needed to crack JEE? देखिए, मोस्ट प्रेस्टिजियस करियर ऑप्शंस तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर और इंजीनियर को ऐसे नहीं तुलना कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि डॉक्टर का अपना एक करियर है, उसकी अपनी एक स्किल्स है, उसका अपना एक कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में। इंजीनियर का अपना एक कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, वी कैन नॉट कंपेयर देम। तो हम प्रेस्टिजियस नहीं बोल सकते। प्रेस्टिजियस जो है इंडिविजुअल चॉइस होती है, कि मेरे लिए जैसे कंपनी का सीईओ होना इज अ प्रेस्टिजियस थिंग, तो मैं कंपनी का सीईओ हूँ तो मैं प्रेस्टिजियस जॉब में हूँ। लेकिन डॉक्टर के लिए हो सकता है कि मैं अगर डेली 10 पेशेंट या 20 पेशेंट की मदद कर रहा हूँ, तो मेरे मेरे लिए वो प्रेस्टिजियस काम है। तो प्रेस्टिजियस हम नहीं बोल सकते। और इन द एंड ये मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या मैटर करता है कि आप कैसे कर रहे हैं। हाउ यू डू इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू डू इट, ठीक है? ये आपको आगे रियलाइज होगा। सो वी कैनॉट टॉक अबाउट प्रेस्टिजियस थिंग्स। एंड इज इट नेसेसरी टू क्लियर जे एडवांस टू गेट सीट इन एमआईटी? देखिए, एमआईटी दो होते हैं, ठीक है? एक इंडियन एमआईटी है और एक फॉरेन एमआईटी है। तो फॉरेन एमआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है? इंडियन एमआईटी का फुल फॉर्म क्या है? मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है? अब मैं मानता हूँ कि आप मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बॉस्टन में है, यूएस में, उसका सिलेक्शन जेईई एडवांस से नहीं होता है। उसका अपना एक प्रोसेस होता है। एसएटी आपको एग्जाम देना पड़ता है। एसएटी स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है? वहाँ से एमआईटी में होता है, मैसाचुसेट्स में। मणिपाल में भी जेईई एडवांस से नहीं होता है, जेईई मेन से होगा मोस्ट लाइकली उसमें। तो आई थिंक एमआईटी का जेईई एडवांस से तो कोई लेना-देना नहीं है। हाउ मच मार्क्स नीडेड टू क्रैक जेईई? कितने मार्क्स मेरे को लाने पड़ेंगे? तो जेईई मेंस में अच्छी रैंक, अच्छी परसेंटाइल लाने के लिए एटलीस्ट 60%, तो 300 में से कम 180 एटलीस्ट, उसके ऊपर जितना आ जाए बढ़िया। जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लाने के लिए एटलीस्ट 50%, तो अगर 372 का होता है तो 186 के ऊपर, ठीक है, कम से कम आने चाहिए। सर, आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट इन इसरो, सो व्हाट कोर्सेज शुड आई डू इन कॉलेज? देखिए, इसरो में अगर आप जाना चाहते हैं तो इट्स रिकमेंडेड दैट आप कोई भी ब्रांच ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है, इन तीनों में से आप कुछ भी ले लें। एरोस्पेस, जैसे कई कई कॉलेजेस में एरोस्पेस है, आप वो भी ले लें। लेकिन इसरो में जाने का जो है ओपन प्रोसेस होता है। ओपन प्रोसेस मतलब ओपन एग्जाम होगा, सबके लिए होगा, जो भी आना चाहता है। एग्जाम होगा, इंटरव्यू होंगे, पूरा एक प्रोसेस होगा, वो आपको क्लियर करना है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या एरोस्पेस से हैं तो आपको फायदा होगा। लेकिन आई थिंक केमिकल वालों को भी वो लेते होंगे, सिविल वालों को भी लेते होंगे, हर हर टाइप के इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो गो फॉर आइदर इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल और एरोस्पेस। सर, कैन यू प्लीज टेल समथिंग अबाउट ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन डेवलपर करियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो आजकल बच्चों को बहुत पता है ब्लॉकचेन क्या होता है, कोई समझा सकता है? मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया है, क्योंकि मैं जब सिटी बैंक में था तो मेरा एक काम था ब्लॉकचेन को समझना और सिटी बैंक के लिए उसको अप्लाई करना। देखिए, ब्लॉकचेन इज स्टिल अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत नई टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। ऑल्दो उसका पोटेंशियल ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन एटलीस्ट 10 साल मुझे क्या लगता है इसमें रिसर्च बहुत होगी। तो रिसर्च स्टैंड पॉइंट से ब्लॉकचेन का डेवलपर का करियर सही है। लेकिन अगर बाय चांस प्रैक्टिकली ये टेक्नोलॉजी फिजिबल नहीं होती है, कोई उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहता है, तो आपका करियर थोड़ा सा सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं, आपने ब्लॉकचेन पे 10 साल काम किया है, तो उसके बाद आप किसी और फील्ड में भी काम कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आपको ब्लॉकचेन करियर डेवलपर बनना है, तो इट्स अ हॉट टॉपिक, अभी हॉट तो है ही, तो डेफ़िनिटली। लेकिन इसमें इसमें अभी इतनी कोई जॉब्स एंड सच नहीं है। अभी जो भी काम हो रहा है वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे ही काम हो रहा है, रिसर्च के लेवल पे ही काम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा जॉब्स तो नहीं मिलेंगी। बट स्टिल आप ऐसा मत बोले कि यू आर अ ब्लॉकचेन डेवलपर, यू यू जस्ट से कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, स्पेशलाइज्ड इन ब्लॉकचेन। दैट इज़ अ बेटर थिंग, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो सकता है, ब्लॉकचेन में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, एआई में, मशीन लर्निंग में, बिग डेटा में। ठीक है, सो ब्लॉकचेन इज अ गुड, आप चाहे तो यू कैन परस्यू दैट। सर, हाउ टू गो इन रिसर्च कॉलेज? रिसर्च कॉलेज में कैसे जाना है? तो आईएएसईआर और आईएएससी, जैसे मैंने बोला, तो आईएएससी में तो आईएएससी में आई थिंक जेई एडवांस से ही होता है, और आईएएसईआर में जेई मेंस से होता है। उनके खुद के फॉर्म्स भी होते हैं, तो आईएएसईआर के खुद के फॉर्म्स भी होते हैं। प्लस एक और कॉलेज है आईआईएसटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, त्रिवेंद्रम में। सो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे आप उसके बाद आपको डायरेक्टली इसरो में जॉब मिलती है। सो आईआईएसटी इज द कॉलेज रन बाय इसरो ओनली, मतलब वो इसरो के लिए ही कॉलेज बनाया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको डायरेक्टली इसरो में 5 साल का जॉब कमिटमेंट रहता है वहाँ से निकलने के बाद। तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन सारे जो एडमिशन होते हैं वो जेईई एडवांस से या जेईई मेन से, या फिर इन कॉलेजेस के अपने एक सेपरेट फॉर्म भी रहता है जो आपको फिल करना होगा। तो एक बार आप ऑनलाइन उसको और एक्सप्लोर करें। ओके, क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, 1 सेकेंड। ओके, डमी का मैंने आंसर कर दिया है। सर, इफ वन इज इंटरेस्टेड इन कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स, यस, देखो, अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्टेड है तो आईआईटी कानपुर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आईआईटी कानपुर का खुद का एक प्लानिटोरियम है। ठीक है, आईआईटी कानपुर में एक एरिया है जहाँ पे उन्होंने प्लानिटोरियम बना रखा है खुद का, स्टूडेंट मेड प्लानिटोरियम है। और वहाँ पे एक क्लब होता है, एस्ट्रोनॉमी क्लब। ठीक है, तो आईआईटी इज अ गुड प्लेस अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स में जाना है, कॉस्मोलॉजी में जाना है। प्लस इसके अलावा आई थिंक इसका एक एग्जाम भी होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन, आई थिंक एस्ट्रोनॉमी का एक एग्जाम भी होता है, उसके बाद भी एक कॉलेज में सिलेक्शन होता है, तो आप वो जरूर एक्सप्लोर करें। ठीक है, आईआईटी इज अ गुड प्लेस फॉर दिस, आईआईटी, आईआईएसईआर या फिर आईएफसी। सर, कैन वी प्रिपेयर फॉर यूपीएससी आफ्टर ऑप्टिंग फॉर पीसीएम? देखिए, यूपीएससी जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। अगर आपके पास कोई डिग्री है, बीटेक, एमटेक या फिर बीएससी या बीकॉम, तभी आप यूपीएससी दे सकते हैं, अदरवाइज बिना डिग्री के आप यूपीएससी नहीं दे सकते। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम अंडर ग्रेड एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि अंडर ग्रेड में हमें क्या करना है ना? तो अंडर ग्रेड में अगर आप आईआईटी जाते हैं तो आप अपने आप को इंडिया लेवल पे प्रूव कर लेते हैं कि इंडिया लेवल पे मैंने अपने आप को एक बार प्रूव कर लिया। तो यूपीएससी में भी आपको इंडिया लेवल पे प्रूव करना है, जहाँ पे कंपटीशन मच मोर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यूपीएससी में आईआईटी से ज़्यादा कंपटीशन है, प्लस एग्जाम भी बहुत टफ है। तो व्हाई नॉट गो फॉर आईआईटी, जहाँ पे आप इंडिया लेवल पे अपने आप को प्रूव कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अभी से ही श्योर है
कि अभी से ही मुझे यूपीएससी करना है, कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यूपीएससी, तो फिर आप किसी आर्ट्स कॉलेज में भी जा सकते हैं, जैसे जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो लोग आते हैं, 90% लोग आते हैं जिनको यूपीएससी करना है। तो वो कैसे अपने कोर्सेज चूज करते हैं? वो वो या तो सोशियोलॉजी ले लेंगे, साइकोलॉजी ले लेंगे, ह्यूमैनिटीज ले लेंगे। तो वो लोग डेडिकेटेड हैं, शुरू से उन्हें पता है। लेकिन आईआईटी में पता नहीं होता लोगों को हमें आगे करना क्या। ठीक है, आईआईटी के बाद हो सकता है आप यूपीएससी ना करें, आपको अच्छी जॉब मिल गई, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, फिर आपको लगता है क्यों 3 साल बर्बाद करो यूपीएससी की तैयारी में, तो हो सकता है यू मे नॉट डू इट। तो आईआईटी के बाद काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। So I'm in standard 10th. Sir, is it correct to choose PCB and PCM with our board results? If you are in 10th standard, मैंने जैसे बोला था PCB या PCM में एक लेना, दोनों मत लेना। ठीक है, दोनों ले लोगे तो दो अलग अलग नाव में दो पैर आ जाएंगे। जब दो अलग अलग नाव में दो पैर आ गए तो कैसे आगे बढ़ोगे? ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एक पीसीएम में दोनों पैर रखो या पीसीबी में दोनों पैर रखो, दोनों नाव में अलग अलग पैर मत रखो। ठीक है, क्योंकि मुश्किल है, वेरी टफ हो जाता है दोनों मैनेज करना। कैन आई क्रैक जे इफ आई डोंट डू डमी? यस यू कैन, अगर डमी नहीं करते हो तब भी कर सकते हो। ठीक है सर, बिफोर लॉकडाउन माय परफॉर्मेंस इन फिजिक्स एंड मैथ्स वाज गुड, बट विद टाइम इट डिग्रेडेड एंड नाउ आई एम डाउटफुल वेदर विल स्कोर गुड इन बोर्ड्स और नॉट। देखो, बिफोर लॉकडाउन मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी और उसके बाद अच्छी नहीं है। तो देखो, लॉकडाउन को हर जगह नहीं लाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, ये सिचुएशन है सबके लिए, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बाकी बच्चों के लिए भी है। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये छोटे बड़े और सबसे बुजुर्ग सबके लिए ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लॉकडाउन को हम कितना आगे ला सकते हैं? लॉकडाउन इज नॉट द रीजन फॉर एवरीथिंग। अगर मेरी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, क्यों हो रही है? मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, इसलिए खराब हो रही है। और लॉकडाउन में तो इतना टाइम था, इतना सब कुछ करने के लिए था, मैं वो यूटिलाइज नहीं कर पाया, मैं गेम्स खेलता रह गया, मैं वीडियोस देखता रह गया और मैं बस सोता रह गया और मैं बस इधर उधर कुछ करता रह गया। तो दैट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हें तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तुम लॉकडाउन का क्यों कर रहे हो? ठीक है, लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस आगे और होंगी। ठीक है सो मे बी दिस इज द स्टार्ट। सो डोंट से कि वो लॉकडाउन इज द प्रॉब्लम। ठीक है, मैथ्स फिजिक्स में मैं गुड नहीं हूँ, दैट्स ओके, तुम उस पर इम्प्रूव करो। तुम देखो, अगर किसी भी पढ़ाई के एस्पेक्ट में इम्प्रूव करना है तो अपने आप को बदलना पड़ता है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें बिल्कुल शेप कर देती है। ठीक है, अपने आप को बदलने का मतलब पढ़ने के तरीके बदलने हैं, सोचने का तरीका बदलना है, काम करने का तरीका बदलना है। अटेंशन तीन जगह अपना 100% देना है, क्लास में, सेल्फ स्टडी में और एग्जाम्स में। तुम नहीं दे पा रहे हो, दैट्स द प्रॉब्लम। आई गेट द कॉन्सेप्ट बट माई स्पीड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिड्यूस्ड। ओके, ठीक है। सो स्पीड देखो, 10 तक तो स्पीड मेरे हिसाब से मैटर नहीं करती, 5 मिनट में कर लो या 7 मिनट में कर लो, दैट्स फाइन। लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। स्पीड बढ़ानी है तो प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तुम्हारी हो सकता है प्रैक्टिस कम है, बट क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। और 10 तक तो अगर स्पीड इज नॉट प्रॉब्लम, कितने एक 3 घंटे में कितने सवाल आते हैं? 15 सवाल आते हैं, 20 सवाल आते हैं, 25 आते हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब 3 घंटे में तुम्हें आगे 75 सवाल आएंगे। ठीक है, तो वहाँ स्पीड विल मैटर। टू दिस हैव एनी फ्यूचर इन इंडिया? व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ बुक्स कोचिंग मटेरियल? बहुत सवाल आ गया। आई थिंक लास्ट ऑन द लास्ट फ्यू 3-4 मोर क्वेश्चंस, वी हैव टू रैप अप बाय 12। ठीक है, so what should be the priority of books, coaching material, HC Verma or same? Should we do one of this and Erudova or this too? Okay, बहुत अच्छा सवाल। बुक्स की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ स्टडी मटेरियल इज गिवन बाय कोचिंग। कोचिंग के स्टडी मटेरियल को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे अच्छे बुक्स को, HC वर्मा, सेंगेज सीरीज या आर्यन सीरीज। ठीक है, और थर्ड प्रायोरिटी हम एनसीईआरटी बुक्स को देंगे। सो इस तरीके से होना चाहिए, कोचिंग, अच्छे बुक्स एंड एनसीईआरटी। Sir, I'm in ninth. I want 10 series, test series of ninth and 10th. Which test series is best? यार 9th and 10th में टेस्ट सीरीज कौन सा अच्छा है? सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दिस। गोविंद सर से पूछे, गोविंद सर को ज्यादा पता होगा, समन्वय की टीम को उसके बारे में। ठीक है, वो बताएंगे। ज्यादा मोस्ट प्रेस्टिजियस करियर ऑप्शंस, ये तो मैं आंसर कर चुका हूँ ना भाई। व्हाट डू वी हैव टू डू इफ यू वांट टू रिसर्च अबाउट ह्यूमन बॉडी? ओके, सो इट्स बायोलॉजी में जाएं, डॉक्टर बने, रिसर्च बॉडी।
Sir, I've learned C++. Should I start its preparation from 10th itself? Sir, I have already learned C++. C++ learn कर लिया है तो C करें, Python करें, HTML करें, Java करें, JavaScript करें, Ruby on Rails करें, MongoDB सीखें, ये सब सीखें. Sir, is MIT not Manipal easier than IIT? No. Sir, is college compulsory? Recording technology. Is college compulsory? College is not compulsory. It's your choice. तुम्हें डिग्री चाहिए तो जाओ, नहीं चाहिए तो मत जाओ. Sir, which one is better, BTech plus MBA or BTech plus research or BTech then direct job? Interesting. Which one is better, BTech plus MBA? इसका मतलब देखो बीटेक प्लस एमबीए के बाद अलग करियर ऑप्शन है. तुम जॉब करोगे एमबीए के बाद या अपनी कंपनी रन करोगे, ठीक है, या प्रोफेसर बनोगे किसी बी स्कूल पे, ठीक है. बीटेक प्लस रिसर्च के बाद भी, रिसर्च के बाद तुम क्या करोगे, या तो या जॉब करोगे या किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होगे. तो ये अलग करियर पाथ है, हम बेटर नहीं बोल सकते हैं. ये बिल्कुल ही अलग पाथ है. सब में पैसा अलग है, सब में लाइफस्टाइल अलग है, सब में नेचर ऑफ वर्क अलग है, सब में कंट्रीब्यूशन अलग है, सब में सब कुछ अलग है. ठीक है, वी कैनॉट कंपेयर. सर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड अलोंग विद जेई प्रिपरेशन? आई थिंक इंटरनेशनल ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड की कुछ सेपरेट बुक्स आती है. उन बुक्स में थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट होता है जेई से, तो वो बुक्स खरीदो और पढ़ाई करो. सो ब्लॉकचेन करियर वोंट लास्ट फॉर लॉन्ग, ऐसा नहीं है. सी, इट्स नॉट अ ब्लॉकचेन करियर, इट्स अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर. तुम ये समझ नहीं रहे. ब्लॉकचेन इज अ स्पेशलाइजेशन. तुम ब्लॉकचेन में क्या उखाड़ोगे अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती? तो अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो तुम हर जगह कुछ कुछ कर सकते हो, एआई में भी, मशीन लर्निंग में भी, आईओटी में भी और ब्लॉकचेन में भी. तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ब्लॉकचेन में काम करता हूँ. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ स्पेशलाइज्ड इन ब्लॉकचेन. ठीक है. विच मे नॉट लास्ट लॉन्ग. यस, अगर ब्लॉकचेन में लेट्स से $1 बिलियन ट्रिलियन डॉलर लग गए रिसर्च में, उसके बाद कोई आउटपुट नहीं आया, तो हर कोई इस पे रिसर्च बंद कर देगा. इट विल जस्ट फॉल ऑफ, इट विल बी डेड. ऐसा पॉसिबल है ब्लॉकचेन में. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या लेना पड़ेगा? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए जेई एडवांस क्लियर करना पड़ेगा. आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आई थिंक इन दो जगह एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है. और प्राइवेट कॉलेजेस में आई एम नॉट श्योर कहाँ कहाँ पे है. एनआईटी में भी यू नीड टू चेक कहाँ कहाँ पे है. जेई एडवांस क्लियर करो और जाओ. सर, इंस्टेड ऑफ रीडिंग मोर बुक्स, इफ आई एम फोकसिंग ऑन प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स फॉर बोर्ड्स एंड जेई, सो इज इट ओके? नहीं, बोर्ड्स के लिए देखो, 10th बोर्ड्स के लिए अगर हम बात करें, अच्छा 11th के लिए. जेई एंड बोर्ड्स में अगर मैं किताबें नहीं फोकस कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर फोकस कर रहा हूँ, ये क्या लॉजिक हुआ? पहले तो हमें किताबें पढ़नी पड़ेंगी और फिर पेपर सॉल्व होंगे. ठीक है, तो किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी. बुक्स, अच्छी अच्छी बुक्स, एच.सी. वर्मा, हेलिडे, ठीक है, और सेंगेज या अरिहंत, दियाना अवस्थी, एम.एस. चौहान, जे.डी. ली, सोलोमॉन्स, ये सब अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी. फिर बोर्ड्स के पेपर करो और क्या, और फिर जेई के पेपर करो. सर, आई वांट टू रिसर्च अबाउट ह्यूमन बॉडी. नीट ले लो भाई, एमबीबीएस कर लो. ह्यूमन बॉडी काट के दिखाएंगे तुम्हें. फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में तुम बॉडी काट रहे होगे. नीट ले लो. सर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर, यार ये बता तो दिया. पैसा किस में ज्यादा? बस आ गई बात, लास्ट में वही बात आ गई. पैसा किस में ज्यादा अर्न कर सकते हैं, इंजीनियरिंग और डॉक्टर? ओके. पैसा जिसमें, पैसे के बारे में मत पूछो यार. सी, पैसा कमाना इज अ स्किल. भले इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, पैसा कमाना एक स्किल होता है. बहुत इंजीनियर्स को वो स्किल आता होगा, बहुत इंजीनियर्स को वो स्किल नहीं आता होगा. डॉक्टर्स को वो स्किल आता होगा, बहुत डॉक्टर्स को वो स्किल नहीं आता होगा. तो पैसा कमाना इज अ स्किल. वो इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है. तुम्हें पैसे के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए. ठीक है. ओके सर, आई वांट टू चूज जेनेटिक्स एज अ करियर, इज इट गुड फॉर मी एंड व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट एडमिशन? देखो, जेनेटिक्स एज अ करियर भी नहीं हम बोलेंगे. करियर वुड बी बायोटेक्नोलॉजिस्ट. ठीक है, तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करना पड़ेगा, या फिर तुम चाहो तो कंप्यूटर साइंस में भी कुछ कर सकते हो टू गेट अ करियर इन जेनेटिक्स. तो प्रोसेस इज गो फॉर पीसीएम, जे एडवांस टारगेट करो, आईआईटी में जाओ,
और बायोटेक्नोलॉजी चूज कर लो वहाँ पे किसी भी आईआईटी में, ठीक है। उसके बाद फिर चीजें अपने आप होती रहेंगी। एंटरप्रेन्योर और इंजीनियर पैसा पैसा ठीक है। अगर टॉकिंग अबाउट मनी, ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर विल अर्न मोर। टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स की कोई बात नहीं करता, सबको पैसा चाहिए। एंटरप्रेन्योर इंजीनियर, सी एंटरप्रेन्योर की लाइफ इज नॉट इजी। हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है, बनना भी नहीं चाहिए। बनेगा तो नहीं कर पाएगा कुछ ज़्यादा, ठीक है। इंजीनियर हर कोई बन सकता है मेरे हिसाब से ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे इंटरेक्ट करके। तो फाइनल फ्यू पॉइंट्स आपके लिए ये हैं कि अब आपको कोचिंग ढूंढना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन द कोचिंग। गोविंद सर एंड टीम, समन्वय टीम इज वेरी गुड। अगर आपको सेल्फ स्टडी में 100% देना है, जैसे मतलब बोला 3 जगह 100% देना है, क्लास में, सेल्फ स्टडी में और एग्जाम में, तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको मेरे साथ कांटेक्ट करना है आगे व्हाट्सएप पे, सो माय नंबर इज 9621226205। तो जो इस जूम आईडी का आईडी था और पासवर्ड था, दैट इज माय व्हाट्सएप नंबर। तो आप मेरे को इसके बाद मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको सेल्फ स्टडी में 100% देना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन गेट दी बेस्ट पॉसिबल हेल्प, ठीक है। सो इस सेशन का मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप एक बार इसको फिर से देख सकते हैं। एंड होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। होप आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला। एंड फील फ्री टू गेट इन टच टू नो मोर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैप्पी रिपब्लिक डे, एंजॉय।